हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में। तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन को कंटिन्यू करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन को। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रांस सोसाइटी थी कैसी, उसी में हम अब डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। The French Society during the 18th century. The French Society during the 18th century को हमने एक शॉर्ट क्लिप में डिस्कस भी कर लिया था। अब हम इसी को आगे डिस्कस करेंगे कि कॉजेज ऑफ फ्रेंच सोसाइटी क्या है। What are the causes of French society, French Revolution, sorry, causes of French Revolution. कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल कॉजेज को करेंगे। पॉलिटिकल कॉजेज जो हैं वो क्या थे? पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। पॉलिटिकल कॉजेज जिसे हम कहते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज या लुई 16, वटवे लुई 16 जो है वो रिस्पॉन्सिबल था फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जनता जो है वो रेवोल्यूशन कब करती है? जब वो राजा के शासन से या किसी भी शासन से तंग आ जाती है, तब वो शासन के खिलाफ, ज़्यादातर क्रांतियाँ शासन के खिलाफ ही होती हैं, किसी भी राजा के या किसी भी शासन के तानाशाही के खिलाफ होती हैं। तो यहाँ जिस शासन के खिलाफ क्रांति हुई वो था लुई 16 का शासन। लुई 16 1774 में, कब? 1774 में लुई 16 राजा बना। तो पॉलिटिकल कॉजेज में हम क्या पढ़ेंगे कि लुई 16 बुर्बो वंश से लुई 16 1774 में राजा बना। When he became the king, he found that the treasure of the France was empty. कि फ्रांस का राज खजाना तो खाली है। What was the reason of that? उसके कारण क्या थे खजाना खाली होने के? कि एक तो कारण था कि फ्रांस जो है लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर ड्रेन द फाइनेंशियल सोर्सेज, कि फ्रांस को जो बड़े लंबे समय से युद्धों में उलझा हुआ था। युद्ध कौन से? कि फ्रांस जो है हेल्प कर रहा था अमेरिका की 13 कॉलोनीज की इंडिपेंडेंस प्राप्त करने में। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अमेरिका जो है वो उसकी 13 जगहों पर ब्रिटेन का कब्जा था और इसमें वो आज़ादी प्राप्त करने के लिए फ्रांस उनकी हेल्प कर रहा था। अब हेल्प करना मीन्स पैसा खर्च होना, तो वहाँ खर्चा हो रहा था। दूसरा कि जो लुई 16 था वो बहुत ही खर्चीला स्वभाव का व्यक्ति था, बहुत ही फालतू खर्चे एक्स्ट्रावेगेंट करता था। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स बहुत फालतू खर्चे करता था। किस पर? ऑन द मेंटेनिंग ऑफ कोर्ट, इमेंस पैलेस, अपने दरबार में, अपने राज्य दरबार में, अपने महल को सजाने में, सजावट करने में, तो बहुत खर्चे करता था। और इसी कारण से उस पर 2 लीवर वाज द करेंसी ऑफ द फ्रांस एट दैट टाइम, तो 2 लीवर का उस पर कर्ज भी चढ़ गया। और जिन्होंने कर्ज दे रखा था उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू कर दिया। अब इसी के साथ साथ उसको अपने हर रोज के दिनचर्या के खर्चे चलाने के लिए भी पैसा चाहिए था। हर रोज के खर्चे कैसे? जैसे कि उसको कोर्ट चलाने के लिए सेना को देना है खर्चा, उसको जो है वो गवर्नमेंट सरकारी दफ्तरों की तनख्वाह देनी है, और जो है यूनिवर्सिटीज चलानी है उसको जो है वो, और जो है वो कई तरह के जो है खर्चे, सेना के खर्चे, और उसको जो है उन सब के लिए भी पैसा चाहिए था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। सो ही वाज सजेस्टेड टू इंक्रीज द टैक्सेस, तो उसको सजेस्ट किया गया कि टैक्स बढ़ा दिए जाए। अब टैक्स का डिवीजन आपको पता ही है, मैंने आपको पहले समझा दिया था कि फ्रेंच सोसाइटी दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में फ्रांस समाज बटा हुआ था और थर्ड स्टेट को ही सारे टैक्स देने पड़ते थे। यही यहाँ पर बताया गया है कि फ्रांस में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट जो हैं दे हैव टू पे ऑल द टैक्सेस। और ये ही बताया गया है कि जो
लुई 16 इस कारण से रिस्पॉन्सिबल था, इस कारण से उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कारण थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, कि फ्रांस की क्रांति के कारण जो बने। अब समाज का सोशल रीजन देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी देख लीजिए कि समाज हम डिस्कस कर चुके हैं, वही है कि समाज जो है वो 3 स्टेट में बटा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, जिसमें कि 90% पॉपुलेशन जो थी that belong to third state and rest of 10% that belong to clergy and other nobility. Distribution of land, 60% of land that were owned by noble and church, वो नोबल और चर्च के अधीन थी। बाकी की जमीन जो है वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास, 60% 40% किसके पास हुई, किसानों के पास। द मेंबर ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट्स, द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, दे वर प्रिविलेज्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रिविलेज्ड, उनके पास विशेष अधिकार थे। दे वर प्रिविलेज्ड, विशेष अधिकार थे उनके पास। कि कैसे विशेष अधिकार, तो दे वर प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, प्रिविलेज थे वो बाय बर्थ, और प्रिविलेज का मतलब मैंने आपको बताया कि विशेष अधिकार प्राप्त था उनको बचपन से ही। और वो क्या प्रिविलेज था उनका, क्या विशेष अधिकार था, दे वर एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस। एग्जम्पशन मतलब छूट, उनको छूट थी कि वो टैक्स नहीं देंगे, वो टैक्स नहीं उनको देना पड़ता था। देखिए जमीन ज़्यादा उनके पास, पैसा ज़्यादा उनके पास, और वो उनको प्रिविलेज क्या, विशेष अधिकार क्या, कि टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। वाह, वेरी गुड। तो इस तरीके से एंड पीजेंट्स वर ओब्लाइज्ड टू द रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, किसान को सारे टैक्स भी देने पड़ते और वो ओब्लाइज्ड भी मतलब कृतज्ञ होते जमींदारों के, बड़े बड़े साहूकारों के, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट्स के, उनके घरों में उनके खेतों पर काम भी करते। दिस वाज द सोशल कंडीशन, सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल। तो आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कंडीशन में आपने देखा खजाना खाली था, लुई 16 बहुत खर्चीला था, और जिस कारण से उनको टैक्सेस बढ़ाने की नौबत आ गई। अब थर्ड सोशल कंडीशन में आपने देखा कि लोगों के किस तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन था, इनइक्वालिटी थी। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि चर्च, ये कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि चर्च जो है वो टैक्स लगाती थी, टाइस नाम का टैक्स मैंने आपको बताया था, टाइस टैक्स जो है चर्च लगाती थी, क्योंकि चर्च वॉज द डोमिनेटिंग इंस्टीट्यूशन एट द टाइम, और चर्च टैक्स लगाती थी, चर्च ने टैक्स लगाया था टाइस। और इसी के साथ साथ सरकार भी बहुत सारे, एक तो चर्च का टैक्स था, उसी के साथ साथ स्टेट भी टैक्स लगाता था, सरकार भी टैक्स लगाती थी, जिसे टाइल कहा जाता था। ये इनडायरेक्ट टैक्स होते थे जो कि सरकार, जैसे कि खाने पर, चीज़ों पर, जैसे आप कोई भी चीज़ लाते हैं उसमें कुछ हिडन इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जैसे आजकल जीएसटी, वैट, ये सब होते हैं। ऐसे ही उस समय सरकार भी खाने पीने की चीज़ों पर, टबैको पर, साल्ट पर, इन चीज़ों पर टैक्स लगाती थी। डेली कंजम्पशन की जो चीज़ें होती थी, हर रोज़ के प्रयोग की जो चीज़ें होती थी। और इस तरीके से ये था थर्ड स्टेट का स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो फ्रांस की ये स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी हमने देखी, जिससे कि हमें पता लगता है कि सोशल और पॉलिटिकल क्या कारण रहे। अब स्थिति ये थी कि थर्ड स्टेट के पास पैसा नहीं था, थर्ड स्टेट के पास जो है ज़मीन नहीं थी, थर्ड स्टेट को टैक्स देने पड़ते थे, दे वर ओवरबर्डन्ड बाय द टैक्सेस। अब क्या आ गया, स्ट्रगल फॉर सर्वाइव। अब तेजी से फ्रांस की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीजिंग 23 मिलियन 1750 टू 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई 1715 से 1789 तक। अब ये बढ़ी हुई जनसंख्या को तो भोजन भी चाहिए, इनको तो रहने के लिए जगह भी चाहिए, तो डिमांड फॉर फूड गेन्स बढ़ गई, प्रोडक्शन ऑफ फूड गेन दैट इंक्रीज, एंड डिमांड तो बढ़ गई बट सप्लाई नहीं बढ़ी, मतलब जितनी डिमांड बढ़ रही उससे ज़्यादा उतना उत्पादन नहीं बढ़ पाया। अब इस कारण से क्या हुआ कि प्राइस ऑफ ब्रेड दैट इंक्रीज, प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ गए, प्राइस ऑफ ब्रेड दैट इंक्रीज, एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल दैट वर पुअर, लेबर वर्कशॉप में काम करने वाले थे जिनके वेजेस बढ़े नहीं, और इस तरीके से अमीर गरीब का गैप बढ़ गया, भोजन के लिए, सर्वाइव करने के लिए, बचाव करने के लिए बहुत मुश्किल हो गया, और
सब्सटेंस क्राइसिस की सिचुएशन आ गई। सब्सटेंस क्राइसिस क्या है? एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड आर इन डेंजर। जब लोगों को अपने जीवन जीने की आधारभूत आवश्यकताएं, खाना पीना रहना, ये भी पूरी ना कर पाए, अपनी बेसिक नीड भी ना पूरी कर पाए, जब उनकी कमी हो जाए, दैट वाज नोन एज सब्सटेंस क्राइसिस। तो सब्सटेंस क्राइसिस की कंडीशन आ गई, लोगों की हालत ये हो गई कि वो भूखे मरने की नौबत उनको आ गई। अब ये सब जो है हो रहा था, उसी दौरान क्या था? एट दैट टाइम ए स्पेशल क्लास दैट वाज नोन एज मिडिल क्लास, मिडिल क्लास का उदय हम कहेंगे यहाँ हो रहा था। तो मिडिल क्लास, राइज ऑफ मिडिल क्लास, द ग्रोइंग मिडिल क्लास, द ग्रोइंग मिडिल क्लास वी विल डिस्कस नाउ द थर्ड रीजन, द ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब तक हमने पढ़ा पॉलिटिकल कोज और सोशल कोज, अब हम पढ़ेंगे राइज ऑफ मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास, कुछ व्यापारी लोग, आपने पढ़ा थर्ड स्टेट में कुछ व्यापारी लोग थे, कुछ लॉयर्स थे, कुछ डॉक्टर्स थे, दे ऑल वर एजुकेटेड एंड दे वर एजुकेटेड थे, दे वर अवेयर अबाउट दैट, दे वर अवेयर कि ये फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट तो टैक्स नहीं दे रहे हैं, हमें ही क्यों टैक्स देना पड़ रहा है, तो दे वर अवेयर अबाउट दैट, और इसीलिए उन्होंने जो है वो आवाज़ उठानी शुरू कर दी। तो ये जो थर्ड स्टेट था 18वीं सेंचुरी में, इसने एक नए युग को, नए जो है एक ग्रुप का शुरुआत की, नया ग्रुप का उदय हुआ जिसको कि मिडिल क्लास कहा गया, जिसने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया था ओवरसी ट्रेड से, समुद्री व्यापार से दूसरे देशों में सामान बेच करके पैसा कमा लिया था, जिसमें कि मैन्युफैक्चरर्स थे, सिल्क टेक्सटाइल बनाने वाले थे, ये सब जो हैं ये सब इसमें शामिल थे। तो मैन्युफैक्चर, मर्चेंट्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो थे, क्लर्क वगैरह, वो सब इसमें आते थे। तो इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। दे डू नॉट बिलीव इन द प्रिविलेज बाय बर्थ, ये प्रिविलेज जो बाय बर्थ था उसका विरोध करते थे। देखिए, दे वर अगेंस्ट दैट, दे डू नॉट बिलीव इन द प्रिविलेज बाय बर्थ। तो ये प्रिविलेज बाय बर्थ में विश्वास नहीं करते थे और इसलिए इसका विरोध करते थे। और इसी के साथ साथ देवर एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे थे, इक्वल लॉ में बिलीव करते थे। तो इस तरह से कुछ फिलोसफर्स जो हैं वो हुए, जिसमें जॉन लॉक, जीन जैकब रूसो और जो है मोंटेस्क्यू, ये 3-4 बड़े बड़े बहुत सारे फिलोसफर हुए, जिसमें से ये कुछ एक का नाम आप यहाँ पढ़ेंगे, जीन जैकब रूसो, जॉन लॉक। तो इन्होंने अपनी किताबों में लोगों को लिखकर बताना शुरू किया, समझाना शुरू किया, बुक्स लिख करके कि ये गलत हो रहा है, समाज में गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो दे क्रिएट अवेयरनेस, दे क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग द पीपल थ्रू द बुक्स। तो फिलोसफर्स, यहाँ पर आपका रोल ऑफ फिलोसफर्स आ जाता है। राइज ऑफ मिडिल क्लास पढ़ा अभी हमने, अभी हम पढ़ रहे रोल ऑफ फिलोसफर्स। तो फिलोसफर्स का रोल हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है लोगों को जागरूक किया। तो एक बुक थी जॉन लॉक की, द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ऑफ जॉन लॉक? द टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें उसने डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एब्सोल्यूट राइट के जो विशेष अधिकार हैं ये इनको क्यों दिए हुए हैं, उसका विरोध किया। उसके बाद रूसो की जो नेक्स्ट बुक थी स्पिरिट ऑफ लॉ, उसमें उसने जो है वो रूसो की बुक जो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उसने जो है वो लोगों को सरकार किस तरह की होनी चाहिए इसके बारे में बताया। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, ना कि राजा की चुनी हुई सरकार होनी चाहिए लोगों के द्वारा। स्पिरिट ऑफ लॉ में मोंटेस्क्यू ने डिवाइन पावर ऑफ डॉक्ट्रिन की, जो राजाओं के पास जो है सरकार के राजाओं के पास डिवाइन पावर, दैवीय पावर होती है, ये नहीं होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सिस्टम है जो वो होना चाहिए। इस मॉडल को यूएसए ने सबसे पहले अपनाया भी 13 कॉलोनीज में अमेरिका की। तो इस तरीके से अवेयरनेस उन्होंने अपनी अपनी बुक्स के थ्रू फैलानी शुरू की। तो फिलोसफर्स ने जो ये विचार किताबों में, अखबारों में लिखने शुरू किए, अब ये जगह जगह डिस्कस किए जाने लगे, इनके बारे में चर्चा की जाने लगी, सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में, एवरीवेयर, बुक न्यूज़पेपर्स में इनके बारे में डिस्कशन किए जाने लगा और लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट हुई। तो ये था कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा, जिसमें हमने लुई 16 की पॉलिसीज़ को पढ़ा, या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज को पढ़ा, फिर सोशल स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर हमने रोल ऑफ फिलोसफर, राइज ऑफ मिडिल क्लास को पढ़ा। तो ये कॉजेज हमने यहाँ तक किए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड रीड द लेसन नाउ।
If you have any query, you can ask, and please like and subscribe your own channel. Thanks a lot.